मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, इन छोटी छोटी चीज़ों पे पकड़ बना लोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप कमांड में आ जाएगी, तुम्हारी अपने आप कमांड में आ जाएगी। उसके लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं। ये जो बड़े बड़े सवाल होते हैं IIT एडवांस के, जेईई एडवांस, एम्स, इसके जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, टफ टफ सवाल होते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं, किसी बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं। आपने उन्हीं छोटी छोटी कंसेप्ट्स को, छोटी छोटी जानकारियों को जब आप सीख के चलोगे, जब आप उन छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ के आगे बढ़ोगे, तो आपसे वो बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वही बात आती है बेटा कि जो पहचान लिया वो खिलाड़ी, जो पहचान लिया वो खिलाड़ी, और जो ना पहचाना वो यस अनाड़ी। अब आपने डिसाइड करना है खिलाड़ी बनना है कि अनाड़ी बनना है, खिलाड़ी बनना है कि अनाड़ी बनना है। तो सवाल ये था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कतई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीजन बताओ। अब सपोज एसोसिएशन रीजन वाले सवालों में पूछ लिया जाए, जैसे नीट में अभी आया था, अब वो आते रहेगा, क्योंकि एम्स जब से नीट में इंक्लूड हो चुका है तो मुझे समझ में आ चुका था कि निश्चित रूप से नीट एग्जाम के अंदर भी एसोसिएशन रीजन वाले सवाल इंक्लूड होने वाले हैं, जरूर इंक्लूड होने वाले हैं। क्योंकि एम्स के पेपर की जो आत्मा होती थी, एक तरीके से एम्स के पेपर की जो आत्मा होती थी वो ये एसोसिएशन रीजन वाले सवाल होते थे। और जैसे मैंने कहा एम्स के पेपर की आत्मा होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से एम्स देने वाले बच्चों की दुखती रग भी होती थी एसोसिएशन रीजन वाले सवाल। इसलिए नीट के अंदर एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चंस का इंक्लूड हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि एम्स जो है वो नीट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्या वो पहले स्टेटमेंट को सही तरीके से वास्तव में क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या उसका सही रीजन है वो? क्या इसी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो एक स्केलर है? और मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि एम्स के अंदर, नीट के अंदर अगर ये एसोसिएशन रीजन के सवाल आ जाए तो 95% बच्चे, कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 99% भी हो सकता है, 1% छोड़ दिया मैंने भगवान के नाम पे 1% मैंने भगवान के नाम पे छोड़ दिया कि हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो सही कर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिन्होंने सही ईमानदारी से प्रिपरेशन करी उन बच्चों को मालूम होगा, उन बच्चों को मालूम होगा इसका सही उत्तर क्या है। जिन सवालों के अंदर, जिन एसोसिएशन रीजन वाले सवालों के अंदर ए और बी में से कोई आंसर हो, गाड़ी अटक जाती है, गाड़ी अटक जाती है बच्चों की। कभी लगता है ए है, कभी लगता है बी है। ऐसा कब होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसेप्ट तो पता है, कहानी तो पता है, चीजें तो पता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन खा गए उसके पीछे का रीजन खा गए, पता ही नहीं क्या करना है यार। ये होता है, क्यों होता है भगवान जाने क्या करना है अपने को। यही तो है असली खेल, इसी में तो है असली खेल। कल मैंने बताया था, a layman may know the story, a layman may know the story, but a genius knows the secret behind that story, कि किसी आम इंसान को कहानी तो पता हो सकती है, कंसेप्ट तो पता हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो सीक्रेट है, उसके पीछे का जो रीजन है, वो हर किसी को पता नहीं होता, वो हर किसी को पता नहीं होता। तभी तो हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। सिंपल सी कहानी है। तो अगर आपको टॉपर बनना है बेटा, बहुत आसान है, सही दिशा में काम करो, सही तरीके से सीखो, कोई रोक नहीं सकता तुमको टॉपर बनने से। ईमानदारी से चीजों को सीखते चले जाओ, जो भी चीजें सीखो उसके पीछे का जो रीजन है उसको सीखते चले जाओ, उसको जानते चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुमको टॉपर बनने से। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुमको टॉपर बनने से। हेलो पॉपुलर पार्टी, और भाई पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम चकाचका। चलो तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। और आज के सेशन के अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स का अगला पैरामीटर देखने वाले हैं, और वो है यस डिस्टेंस ट्रैवल्ड। पिछले एपिसोड्स के अंदर, पिछले सेशंस के अंदर जो हमने देखा था वो ये देखा था कि पोजीशन, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, ये जो दोनों पैरामीटर्स है, ये वेक्टर है, स्केलर है, इनके बारे में सारी मालूमात हमने कर ली थी। ऑलराइट, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम देखने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक चीज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि व्हेनेवर वी विल डिस्कस
we mean to discuss distance traveled, not simply distance, right? आप लोग जब अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग रखोगे, हेडिंग डालोगे, तो डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रखोगे, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल्ड के अंदर बहुत अंतर है। डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल्ड के अंदर बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे? चलो बताता हूँ। देखो, इस समय आप सारे स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ बैठे हुए हो, ऑलराइट, सारे के सारे इस समय स्टेशनरी, मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे स्टेशनरी रेस्ट पे हो, और पिछले शायद 2 मिनट से 5 मिनट से आप रेस्ट पे ही हो। तो यदि कोई पूछे कि भाई आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी है, पिछले 5 मिनट के दौरान आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी है, तो इसका उत्तर क्या बताओगे? 0। क्या बताओगे? 0, क्योंकि रेस्ट पे हो। लेकिन यदि मान लो आपसे इस समय पूछा जाए कि आपकी डिस्टेंस क्या है, आपकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द फ्रंट वॉल, जिस भी कमरे में अभी आप बैठे हुए हो, होप कि आप इस समय कमरे में बैठे हो, छत पे नहीं तो आपके सामने जो वॉल है वहाँ से आपकी डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी होगी? 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर हो सकती है। तो बात ये आ गई कि डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो यस, आपकी डिस्टेंस 2 मीटर 5 मीटर निकल के आनी। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा जाए, आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा जाए तो वो कितना आएगा? वो 0 आएगा। पिछले 5 मिनट से आप रुके हो, आप बैठे हो, आप रेस्ट पे हो, ऑलराइट। तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये पॉइंट मैंने इसलिए क्लियर करवा दी क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर, बुक्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, इवन क्वेश्चन पेपर के अंदर भी देखा गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड ना लिखकर डिस्टेंस ही लिख देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ट्रैवल लिखने की क्या जरूरत है, अंडरस्टूड है। हे भगवान, भगवान बचाए इनसे। इनके लिए तो सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, वो अंडरस्टूड होती है, इग्नोर कर देते हैं, लिखते नहीं है, बताते नहीं है, बोलते अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है? नथिंग इज अंडरस्टूड, एवरीथिंग शुड बी क्लियर ओवर देयर। क्या पूछा गया एग्जाम के अंदर, क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, डिस्टेंस पूछ रहे हो या डिस्टेंस ट्रैवल पूछ, यू हैव टू मेंशन इट प्रॉपर्ली, तभी तो बच्चा सही से उत्तर दे पाएगा। ये दुख की बात है कि ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैं अभी टॉपिक्स लेना शुरू कर रहा हूँ, आगे आगे देखना, इतनी गलतियां मचा रखी इन्होंने कि हद नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते खा जाते हैं, इनको पता नहीं क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है खा जाते हैं। मैं आज के लेक्चर में एक साथ सारी चीज़ें बता भी नहीं पाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं ऑलराइट। वो यथा समय आपको सारा चीज़ दिखता चला जाएगा कि किस कदर सीखते वक्त, सिखाते वक्त लोग जो हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इग्नोर करते चले जाते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, राइट बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि डिस्टेंसिंग किसके बारे में सीख रहे हैं? यस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड की डेफिनेशन क्या है। चलो पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, परिभाषा से शुरुआत करते हैं। कैसे आप इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड को परिभाषित करोगे, कैसे? यस, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ of the actual path traveled, length of the actual path traveled। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, वो जो एक्चुअल पाथ है उसकी लंबाई को हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे कोई पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, तो उसके पास कई रास्ते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं, और हर केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी पार्टिकल की, वो अलग अलग होगी। हर केस में डिस्टेंस ट्रैवल अलग अलग होगी। तो ए से बी तक पार्टिकल जिस भी रास्ते के थ्रू पहुंचता है, उस रास्ते की जो एक्चुअल लंबाई है उसे नाप कर बताओगे, तब जाके निकल के आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बहुत ईजी है, 9-10 में भी पढ़ रखा है आपने। तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। एक्चुअली जिस पाथ के थ्रू वो जा रहा है उसकी लंबाई आपने बतानी है, ऑलराइट। अब बात ये निकल के आ रही कि
क्या, जैसे पिछले पैरामीटर्स के अंदर हमने देखा था कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है कि नहीं, इन सारी चीज़ों की अपन ने डिस्कशन करी थी। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल के केस में भी हम उन्हीं चंद पॉइंट्स को दोबारा से देखेंगे, उन पॉइंट्स पर दोबारा से नज़र दौड़ाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि भाई बताओ डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्केलर है कि वेक्टर है, आप सारे बताओगे, एक सुर में बताओगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड यस स्केलर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में पूछा जाए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। अब अगर कोई पूछे कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेगेटिव हो सकती है, तो उसका जवाब है कि नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी गलती से भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगला पॉइंट आप लिख लोगे अपनी अपनी कॉपीज के अंदर कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। जिंदगी भर के लिए याद रखोगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर कारण पूछा जाए, इसका रीजन पूछा जाए तुमसे, तो क्या बताओगे? मैंने पिछले एपिसोड के अंदर आपको बता रखा है कि हर एक कंसेप्ट के पीछे एक तगड़ा रीजन बैठा हुआ है, एक तगड़ा रीजन बैठा हुआ है। तो भाई इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? है जवाब इस बात का? यस, आप सारे के सारे बता रहे हो कि हाँ सर हमारे पास जवाब है। इसका जवाब यह है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सारे के सारे बच्चे ये बता रहे होंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, that's why it can never be negative. I'm sure कि 95%, एटलीस्ट 95% बच्चे बता रहे होंगे कि यस डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि वो एक स्केलर है, इस वजह से वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन गलत जवाब गलत जवाब है आपका ये। आपका ये गलत जवाब है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता कि क्योंकि वो एक स्केलर है। सरासर गलत जवाब। कैसे? मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, इन छोटी छोटी चीजों पे पकड़ बना लोगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप कमांड में आ जाएगी, तुम्हारी अपने आप कमांड में आ जाएगी। उसके लिए कोई बड़ी बड़ी चीजें सीखने की जरूरत नहीं। ये जो बड़े बड़े सवाल होते हैं आईआईटी एडवांस के, जेईई एडवांस, एम्स, इसके जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, टफ सवाल होते हैं, इसके लिए कोई बड़ी बड़ी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी चीजें सीखने की जरूरत नहीं, किसी बड़ी बड़ी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं। आपने उन्हीं छोटी छोटी कंसेप्ट्स को, छोटी छोटी जानकारियों को जब आप सीख के चलोगे, जब आप उन छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ के आगे बढ़ोगे, तो आपसे वो बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि वही बात आती है बेटा कि जो पहचान लिया वो खिलाड़ी, जो पहचान लिया वो खिलाड़ी, और जो ना पहचाना वो यस अनाड़ी। अब आपने डिसाइड करना है खिलाड़ी बनना है कि अनाड़ी बनना है, खिलाड़ी बनना है कि अनाड़ी बनना है। तो सवाल ये था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कतई नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीजन बताओ। अब सपोज एसोसिएशन रीजन वाले सवालों में पूछ लिया जाए, जैसे नीट में अभी आया था और वो आते रहेगा, क्योंकि एम्स जब से नीट में इंक्लूड हो चुका है तो मुझे समझ में आ चुका था कि निश्चित रूप से नीट एग्जाम के अंदर भी एसोसिएशन रीजन वाले सवाल इंक्लूड होने वाले हैं, जरूर इंक्लूड होने वाले हैं। क्योंकि एम्स के पेपर की जो आत्मा होती थी, एक तरीके से एम्स के पेपर की जो आत्मा होती थी वो ये एसोसिएशन रीजन वाले सवाल होते थे। और जैसे मैंने कहा एम्स के पेपर की आत्मा होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से एम्स देने वाले बच्चों की दुखती रट भी होती थी एसोसिएशन रीजन वाले सवाल। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको। इसलिए नीट के अंदर एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चंस का इंक्लूड हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि एम्स जो है वो नीट के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब यदि कोई एसोसिएशन रीजन वाला सवाल आपसे पूछा जाए बेटा, जिसके अंदर पहला स्टेटमेंट एसोसिएशन आपको दे दिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल, देखने में बिल्कुल सिंपल सवाल कि एसोसिएशन में कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है।
अपने आप में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगला जो स्टेटमेंट गिवन है रीजन के अंदर, अगला स्टेटमेंट गिवन है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला जो स्टेटमेंट गिवन है वही गिवन है, ये भी अपने आप में करेक्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्या वो पहले स्टेटमेंट को सही तरीके से वास्तव में क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या उसका सही रीजन है वो? क्या इसी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो एक स्केलर है? और मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि एम्स के अंदर, नीट के अंदर अगर ये एसेशन रीजन का सवाल आ जाए तो 95% बच्चे, कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 99% भी हो सकता है, 1% छोड़ दिया मैंने भगवान के नाम पे 1% मैंने भगवान के नाम पे छोड़ दिया कि हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो सही कर जाओ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिन्होंने सही ईमानदारी से प्रिपरेशन करी उन बच्चों को मालूम होगा, उन बच्चों को मालूम होगा इसका सही उत्तर क्या है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर पहला ऑप्शन रहता है, ए ऑप्शन रहता है कि एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। पहला ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। अब यहां पे जाके गाड़ी अटक जाती है। जिन सवालों के अंदर, जिन एसेशन रीजन वाले सवालों के अंदर ए या बी में से कोई आंसर हो, गाड़ी अटक जाती है, गाड़ी अटक जाती है बच्चों की। कभी लगता है ए है, कभी लगता है बी है। ऐसा कब होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसेप्ट तो पता है, कहानी तो पता है, चीजें तो पता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन खा गए उसके पीछे का रीजन खा गए। पता ही नहीं क्या करना है यार, ये होता है, होता है, क्यों होता है भगवान जाने क्या करना है अपने को। यही तो है असली खेल, इसी में तो है असली खेल। कल मैंने बताया था, a layman may know the story, a layman may know the story, but a genius knows the secret behind that story, कि किसी आम इंसान को कहानी तो पता हो सकती है, कंसेप्ट तो पता हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो सीक्रेट है, उसके पीछे का जो रीजन है, वो हर किसी को पता नहीं होता, वो हर किसी को पता नहीं होता। तभी तो हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। सिंपल सी कहानी है। तो अगर आपको टॉपर बनना है बेटा, सही दिशा में काम करो, सही तरीके से सीखो, कोई रोक नहीं सकता तुमको टॉपर बनने से। ईमानदारी से चीजों को सीखते चले जाओ, जो भी चीजें सीखो उसके पीछे का जो रीजन है उसको सीखते चले जाओ, उसको जानते चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुमको टॉपर बनने से। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुमको टॉपर बनने से। मजाल नहीं किसी में कि आपको रोक दे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको ईमानदारी से चीजों को सीखना है, ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। अपने प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, किसी और के प्रति छोड़, अपने प्रति पहले आपको, सबसे पहले अपने प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये जो शुरुआत के लेक्चर्स, इसके अंदर कंटेंट मैं बहुत कम दे रहा हूं, आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा, कंटेंट बहुत कम दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको पहले अपने आप को तैयार करना है, पहले अपने आप को तैयार करना है, उस प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है, तब जाके आप इन चीजों की अहमियत को समझ पाओगे, आप इनके अंदर की गहराई को समझ पाओगे। ऑलराइट, तो इनके अंदर जो सारी चीजें मैं बताते चले जा रहा हूं, उनको अपने दिमाग में बसा लो, इन बातों को अपने दिमाग में बसा लो, इनको गांठ बांध लो, फिर देखते कौन रोकता है तुम लोगों को। सिलेक्शन से नहीं, टॉप रैंक लाने से। ठीक है, तो भाई बात ये आ गई कि अगर एसेशन में दे दिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, करेक्ट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है
उसके अंदर दे दिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या ये दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है? क्या ये करेक्ट रीजन बनता है उसका? अगर करेक्ट होगा तो ए टिक करेंगे, अदरवाइज बी टिक करना पड़ेगा। तो आपको बताऊं बेटा कि इसका आंसर ए नहीं होगा। दुख की बात है, इसका आंसर ए नहीं होगा बेटा मेरे बच्चा लोग, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी होगा। क्यों? चलो बताता हूं। देखो, आप में से कईयों को लगता है कि क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल स्केलर है इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सही बात है, स्केलर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? उसकी तो दिशा ही नहीं होती है। सही है, इसमें क्या गलती है? सर आप क्या कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल सही सोच रहा हूं कि स्केलर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही सोच रहा हूं, इसमें क्या गलती है? सही बात है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्केलर्स नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि टेम्परेचर स्केलर थोड़ी है रे। टेम्परेचर स्केलर थोड़ी, वो तो वेक्टर है रे। टी के ऊपर एरो नहीं लगाते अपन, वेक्टर का साइन भूल गए बुड़बक। टेम्परेचर के ऊपर एरो का साइन नहीं लगाते थे क्या? हंस क्या रहे हो? नहीं लगाते थे? बोलोगे नो सर हमने कभी नहीं लगाया। सही बात है, टेम्परेचर वेक्टर नहीं, वो तो स्केलर होता है रे। क्या टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? सुना नहीं, कश्मीर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला का -2 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, टेम्परेचर एक स्केलर है जो कि नेगेटिव हो सकता है। चार्ज स्केलर की वेक्टर है, चार्ज की दिशा तो नहीं होती ना। शुक्र है, चार्ज एक स्केलर है। क्या चार्ज नेगेटिव हो सकता है? यस, हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। वर्क डन, जो बच्चे इस समय 12th में हैं, 11 पढ़ चुके हैं, वो बता पाएंगे कि वर्क डन स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। वर्क डन स्केलर है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? एफ एस कॉस थीटा, याद करो, थीटा ऑब्ट्यूज 180 डिग्री, कॉस 180 -1। वर्क डन भी एक ऐसा स्केलर है बेटा जो कि नेगेटिव हो सकता है। ऐसे तमाम स्केलर्स है जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। पावर, वर्क का ही भाई पावर। देन 12th में चले जाओगे, फ्लक्स, ई डॉट एरिया, ई ए कॉस थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज, कॉस थीटा नेगेटिव, फ्लक्स नेगेटिव। फ्लक्स, अब भाई बात ये आ गई कि कई स्टूडेंट्स को तो इसमें भी डाउट होगा कि फ्लक्स स्केलर है वेक्टर है। निश्चित रूप से डाउट होगा कि फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है। कईयों को तो ये लगता है कि फ्लक्स वेक्टर है। आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स सुना है, डायरेक्शन होती है। अरे नहीं रे, वो फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पगले। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी तो हम कह देते हैं, प्यार से कह देते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है तो हम कह देते हैं, प्यार से कह देते हैं इनवर्ड फ्लक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स की दिशा होती है। फ्लक्स तो स्केलर होता है रे। उसका डेफिनेशन देख, उसका फॉर्मूला देख ले, ज्यादा नहीं तो फॉर्मूला देख ले। चल, फॉर्मूले तो बहुत पसंद आते तुम लोगों को, फॉर्मूले देख लो। चलो, ई डॉट एरिया डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, बताओ क्या है? स्केलर। ऑलराइट बेटा, वो जो आउटवर्ड इनवर्ट कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहते हैं, राइट? तो बेटा ऐसा है कि फ्लक्स भी एक ऐसा स्केलर है जो नेगेटिव हो सकता है। ई ए कॉस थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज नेगेटिव हो गया। यानी तमाम ऐसे स्केलर्स हम जानते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि क्या स्केलर नेगेटिव हो सकता है, बताओगे? हद हो गई, स्केलर कैसे नेगेटिव हो सकता है? हद हो गई, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। ऑलराइट, तो वही मैंने कही थी लास्ट टू लास्ट एपिसोड के अंदर कि चीज़ें जानते तो हो। शायद कल के एपिसोड में मैंने कहा था कि चीज़ें जानते तो हो, उनके बारे में जानते तो हो, चीज़ों को जानते तो हो, लेकिन शायद ठीक से उन्हें पहचानते नहीं हो। तो बस मैंने कहा था कि यही तो काम करना है बेटा, जान और पहचान तो करनी है आपको, और क्या करनी है? बस जान पहचान तो करनी है। डर लगना खत्म हो जाएगा चीज़ों से, सब्जेक्ट से, किसी भी कंसेप्ट से डर लगना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बार उसके साथ जान पहचान कर लो, एक बार उसके साथ जान पहचान कर लो। तो भाई बात ये आ गई कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखा हुआ था कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या ये पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है? तो उसका सही रीजन है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव।
अब बताओगे नहीं सर ये तो उसका सही रीजन नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि स्केलर है इस वजह से वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि तमाम ऐसे स्केलर हमने देखे जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये तो अपने आप में नाकाफी होगा कहना कि भाई क्योंकि ये स्केलर है इस वजह से डिस्टेंस ट्रैवल नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो नाकाफी होगा, ये तो गलत हो जाएगा कहना। तो इसका सही रीजन क्या है? तुम लोगों को उलझाया हूं तो इसको मैं सुलझा भी दूंगा, घबराओ नहीं, राइट? बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके पीछे का क्या रीजन है। मैंने कल ही बताया था कि साइंस के अंदर अगर कोई भी कंसेप्ट आप जानते हो, कोई भी कंसेप्ट आप देखोगे, उसके पीछे तय है कि उसके पीछे एक तगड़ा रीजन बैठा हुआ है। बिना रीजन के साइंस के अंदर कुछ भी नहीं। और साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से अगर आप बिना रीजन जाने किसी भी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अ क्राइम। इट्स अ क्राइम to accept anything without knowing its proper reason as far as science is concerned. Alright, तो इसके पीछे भी एक तगड़ा रीजन होगा, और वो रीजन क्या होगा? वैसे तो मैं क्लासेस के अंदर बताता नहीं हूँ, अगले दिन बताता हूँ, पूरे दिन का मैं होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन चलो आप लोगों को बता देता हूँ, अदरवाइज रात भर नींद नहीं आएगी तुम लोगों को। अदरवाइज रात भर नींद नहीं आएगी, तो बता देता हूँ। अपने आप से पूछो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, सामने लिखा पड़ा है बेटा। अपने आप से पूछो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, जवाब आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। इट्स अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल। बताओ किसी भी चीज की लंबाई समझ में आ गया होगा, किसी भी चीज की लंबाई क्या कभी नेगेटिव हो सकती? मैं कह दूं आपकी जो हाइट है -5.5 फुट है, कितना बुरा लगेगा सुनने में। तो बेटा जिस प्रकार किसी भी चीज की लंबाई लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड कतई नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई शक। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कतई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैंने बताया बेटा, हर चीज के पीछे एक तगड़ा रीजन है, हर चीज के पीछे एक तगड़ा रीजन होता है। तो अगर सेकेंड स्टेटमेंट में रीजन के स्थान पे लिख दिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन बी डिफाइंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, बच्चा पढ़े तो लेगा, बोलेगा सही भी है, लेकिन ये उसका सही रीजन थोड़ी है। सही रीजन तो स्केलर है, हमने तो यही पढ़ा है, यही सुना है, यही सीखा है, यही जाना है। तो आंसर बी होगा, लेकिन बेटा आंसर बी नहीं, उसी केस में आंसर ए होगा रे। उसी केस में आंसर ए होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अपने कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्लियर कर लो कि साक्षात ब्रह्मदेव भी उपस्थित हो जाए तुम्हारे सामने, कह देना हाथ जोड़ के, बाबा जी, भगवान जी हमें कंफ्यूज ना करें, कृपया हमें कंफ्यूज ना करें, हम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, कृपया हमें कंफ्यूज ना करें। तो भाई बात ये आ गई कि आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अपने आप में कि जिंदगी में वो कंसेप्ट कभी हिल ना पाए। उसे अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है उसे अपने जीवन का सिद्धांत बना लो, और उसी सिद्धांत पे चलो। मजाल नहीं कोई आपको कंफ्यूज कर जाए, सिद्धांत है, किसी में मजाल नहीं कि वो आपको कंफ्यूज कर जाए, आपसे गलती करा जाए। और अगर उस ज्ञान को तुम अपने जीवन का सिद्धांत ना बना पाओ, याद रखना वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। याद रखना वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है बेटा? तो भाई बात ये आ गई कि ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इस पे बेस्ड बहुत खतरनाक सवाल पूछा जा सकता है, बहुत पेचीदगी से भरा हुआ सवाल पूछा जा सकता है जो उलझा के रख देगा। तो इसका भी रीजन आपको जान के रखना है कि इसका रीजन क्या है, क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता। बिकॉज इट्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। इट्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, चलो जी, इतनी बातें तो हमने कर ली कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर अपन ने देखा स्केलर है, वेक्टर है, सारी चीज़ें अपन ने देखी। उसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा कि क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। निकल के आई बात कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात कर ली। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो सकते हैं। क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है? तो सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मालूम है कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैन नेवर डिक्रीज।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन। कल मैंने ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन, ये कोर्स ऑफ मोशन है, इसकी बात हमने करी थी। ऑलराइट, तो इसको पूरा लिख लो कि इट कैन नेवर डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन। रीजन क्यों, व्हाई? क्योंकि ये लेंथ है रे। जितना भी चल लोगे तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ जाएगा रे। अब जैसे कल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हमने, पार्टिकल ए से बी तक गया, दूर जा रहा है, सी तक गया और दूर जा रहा है, डी तक गया, दूर जाता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। फिर वो वापस जब आ रहा है डी तक पहुंच के फिर वापस सी, वापस बी, वापस फिर वो ए पर आ जाएगा, राउंड ट्रिप हो जाएगी, वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर घट के 0 हो जाएगा। कल हमने देखा था। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करी जाए तो पार्टिकल जा रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, अब वो सोच रहा है मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरी बढ़ती जा रही है, अब कम कर लूं। वो वापस धीरे धीरे इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, वो धीरे धीरे वापस आने लग जाता है और डी से वापस सी पर और सी से वापस बी पर, बी से वापस वो ए की ओर चल पड़ा। वो सोचने लग गया कि मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम होने लग गया, लेकिन नहीं रे। तेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम नहीं हो रहा है, वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बचपन से आज तक आपका डिस्टेंस ट्रैवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बचपन में आपने क्रॉलिंग करना शुरू किया, उसके बाद खेलना कूदना शुरू किए, उसके बाद प्ले स्कूल, देन नर्सरी, देन स्कूल, लगातार आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बढ़ती चली जा रही है। बचपन से आज तक आपकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बढ़ती चली जा रही है। तो भाई याद रखेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कदापि घट नहीं सकता। एक बार बॉडी चल लिया मतलब चल लिया, उसकी डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ गई मतलब बढ़ गई, अब वो कदापि कम नहीं हो सकती। तो ये अगला पॉइंट जो है ये आप याद रखोगे। अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल भी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, पोजीशन भी पढ़ लिया। तो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल के बीच में एक जो रिलेशन है, एक रिलेशन, उसको अपन पढ़ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब पार्टिकल चल रहा हो तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों की वैल्यू, दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आवे? ऐसा हो सकता है क्या? बोलोगे यस सर, हो सकता है। पढ़ा है हमने, बिल्कुल सही पढ़ा है कि पार्टिकल की डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकती है। कब? जब पार्टिकल सेम क्या कह रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चले। ये स्टेटमेंट पहले हुआ करता था, आजकल शायद बुक्स के अंदर सुधार कर दिया गया है कि पहले ये लिखाया करते थे, हम लोगों ने भी ये पढ़ा है अपने टाइम में कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टिल द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसी बात है, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चलता है उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होती है। अभी भी काफी बच्चों को लग रहा है ये चीज कि ये सही है। तो जिन बच्चों को ये लग रहा है सही है, इनफैक्ट मैं कहूँ 90% बच्चों को लग रहा है, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये सही है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट तब सेम होंगे जब पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो उन बच्चों के लिए मैं ये बता दूं कि सपोज कोई पार्टिकल यूं चलना शुरू करता है ए से और स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, अलोंग द एक्स एक्सिस बढ़ता चला जा रहा है। तो जब वो अलोंग द एक्स एक्सिस बढ़ता चला जा रहा है, x = 0 पे पहले था, ओरिजिन पे था पहले, फिर वो x = 2 पे पहुंचा, x = 5 पे पहुंचा, x = 8 पे पहुंचा, अभी x = 10 पे पहुंच चुका है, लगातार वो आगे की ओर जा रहा है। तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जब वो x = 10 पे पहुंचा तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड 10 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो उसकी डिस्टेंस ट्रैवल 10 मीटर और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। बिल्कुल सही है सर, सही तो था। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। सही तो था, सही तो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर पार्टिकल x = 10 पे पहुंच चुका है, लेकिन अगर x = 10 पे रुक के फिर वो वापस आने लग जाए, तब क्या करोगे? अगर वो वापस आने लग जाए, x = 10 के बाद x = 7 पे वो आ जाए, x = 5 पे वो वापस आ जाए, तो क्या अब वो उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है? क्या अब वो उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं चल रहा है? क्या उसने अपनी लाइन ऑफ मोशन चेंज कर दी? लाइन तो वही है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, लाइन तो वही है, अभी भी उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर अब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहा। बिल्कुल सही बात, सेम नहीं रहा, क्योंकि उसकी
बेशक सेम स्ट्रेट लाइन पे वो अब भी चल रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदल चुकी है, उसकी दिशा बदल चुकी है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन नहीं कहना है, वहां पे क्या कहना है, वहां पे सेम डायरेक्शन कहना है, सेम स्ट्रेट लाइन नहीं, सेम डायरेक्शन। तो जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विल ऑलवेज बी सेम। The distance traveled and the magnitude of displacement of a particle will always be same whenever a particle moves along the same straight line. तो same straight line ना लिख के बेटा आपको क्या लिखना है, same direction। अगर एग्जाम में आ जाए which of the following are true, पहले स्टेटमेंट में या दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है कि सेम स्ट्रेट लाइन, उसके अगले स्टेटमेंट में गिवन है कि सेम डायरेक्शन, तो आप सेम डायरेक्शन वाले को टिक करोगे, आप सेम डायरेक्शन वाले को टिक करोगे। ऑलराइट, क्योंकि अभी हमने देखा कि दिशा बदलते ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आना शुरू हो गया। तो याद रखेंगे जीवन भर के लिए, जब जब पार्टिकल के चलने की, मोशन की दिशा बदलेगी, जिस पल उसकी दिशा बदल जाएगी, उस पल उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के अंदर अंतर आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे और लिख लेंगे अपने अपनी कॉपीज के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बसा लेंगे इस पॉइंट को। ऑलराइट, कल मैंने कहा था एक एक शब्द का आपको ध्यान देना है, हर एक शब्द का आपको ध्यान देना है क्योंकि एक एक शब्द से पूरी कहानी बदल जाती है, ठीक। चलो, तो इतना तो आपको पता चल चुका है कि यस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। चलो, अच्छी बात है। कब सेम हो सकता है ये भी मालूम पड़ गया, जब पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में चलेगा। अगला सवाल ये उठता है कि क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्प्लेसमेंट से कम भी हो सकता है? क्या उससे कम भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए? असंभव। इस चीज को समझने का सबसे आसान तरीका ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि अपने आप से पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर कोई पार्टिकल चलता है, लेट्स से वो पार्टिकल कुछ इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है और उसके बाद उसकी दिशा बदल जाती है और उसके बाद वो दूसरे दिशा में चलना शुरू कर देता है। पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट यस ए से सी तक की होगी। उसकी डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक की होगी, जबकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए आपको ये पूरा डिस्टेंस मेजर करना होगा, ए से बी तक का प्लस बी से सी तक का, ये दोनों डिस्टेंस आपको मेजर करने होंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट, उससे छोटा कोई हो नहीं सकता। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी डिस्प्लेसमेंट से तो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उससे छोटा हो ही नहीं सकता कोई। तो इसलिए ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन distance traveled of a particle is always greater than or equal to the magnitude of the displacement। मैग्नीट्यूड क्यों कहना पड़ा बेटा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब भी हम बात करेंगे मॉडुलस लेकर के बात करेंगे। ऑलराइट, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है, दिस कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आप मैग्नीट्यूड लगा लेना डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखोगे,
उसके दोनों तरफ मॉडुलस लगा लेना। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखोगे। तो जो बात मैंने आपको बताई थी वो चीज़ यहाँ पे तो जो बात हमने अभी डिस्कस करी थी कि जब जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलेगा उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, वो आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि पार्टिकल ए से बी तक गया, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटती चली जाएगी। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तब हो सकता है जब जब वो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं, जब पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग, ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, नहीं द सेम डायरेक्शन। ये चीज़ अपने कॉपी में आप लिख लेना अच्छे से और इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा सेशन रहा, डिस्टेंस को अच्छे से सीखा, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने इसको कंपेयर किया, सारी चीज़ें अपन ने देखी। कंटेंट वाइज अभी हम लोग थोड़ा धीरे चलेंगे क्योंकि शुरुआती लेक्चर है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है ताकि आप बच्चे जो इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, आप लोग पहले उस लेवल तक आ जाओ, आपको सारी चीज़ें पता लग जाए, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। उसके बाद जा करके आपको कंटेंट जो है और स्पीडली मिलना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। इसलिए शुरुआती लेक्चर्स के अंदर कंटेंट वाइज हम लोग बहुत धीरे चलेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको समझते चलेंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको समझते चलेंगे, ठीक। तो चलो, तो आगे के जो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल, हम लोग आगे के लेक्चर्स के अंदर, आगे के सेशंस के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।